आज की क्लास में बच्चों यहाँ पे हम सभी बिहार मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए, ठीक है, बिहार मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 2, ठीक है, जिसका नाम क्या है बच्चों बताओ, राज्य एवं राष्ट्रीय आय। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बच्चों हम सभी यहाँ पे राज्य एवं राष्ट्रीय आय से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, दोनों टाइप्स के क्वेश्चन को बच्चों यहाँ पे हम डिस्कस करें। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। देखो, तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे हम लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करेंगे। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करेंगे। देखो, लघु उत्तरीय प्रश्न में सबसे पहला क्वेश्चन क्या आपका है, आय से आप क्या समझते हैं या फिर आय क्या है। ठीक है, तो हम सभी क्या लिखेंगे बच्चों बताओ, हम सभी लिखेंगे यहाँ पे, कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है और उस कार्य के बदले में जो पारिश्रमिक प्राप्त करता है उसे उस व्यक्ति की आय कहते हैं। ठीक है, कह रहा है बच्चों आपसे यहाँ पे कि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक हो अथवा मानसिक हो, कोई भी कार्य हो, और उस कार्य के बदले में जो उस व्यक्ति को पारिश्रमिक प्राप्त होता है, ठीक है, उसे उस व्यक्ति की आय कहते हैं। इसे और शॉर्ट में अगर लिखना चाहेंगे बच्चों तो हम कैसे लिखेंगे बच्चों बताओ, लिखेंगे यहाँ पे कार्य के बदले प्राप्त, शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, देखो, कार्य के बदले प्राप्त पारिश्रमिक को आय कहते हैं। कार्य के बदले प्राप्त पारिश्रमिक को क्या कहते हैं बच्चों बताओ, आय कहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं बताओ, सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों बताओ यहाँ पे, किसी देश में किसी दिए हुए वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की जो कुल मात्रा उत्पादित की जाती है, वस्तुओं और सेवाओं की जो कुल मात्रा उत्पादित की जाती है उसे सकल घरेलू उत्पाद या फिर जीडीपी कहा जाता है। या फिर दूसरे तरीके से इसको कैसे लिखेंगे, देखो, किसी देश में एक वर्ष में, ठीक है, किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा को सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, जीडीपी कहा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन बच्चों आपसे कह रहा है प्रति व्यक्ति आय क्या है बताओ, प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो क्या लिखेंगे बच्चों बताओ, हम सभी लिखेंगे राष्ट्रीय आय में, ठीक है, नेशनल इनकम में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है बच्चों बताओ, प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है राष्ट्रीय आय और डिवाइडेड बाई कुल जनसंख्या, मतलब अपोन में क्या होगा, कुल जनसंख्या। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, बताओ भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किन के द्वारा की गई थी बताओ। भारत में बच्चों सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किन के द्वारा की गई थी। तो आंसर में क्या लिखेंगे बच्चों बताओ, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना, ठीक है, 1867-68 वित्तीय वर्ष में दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। ठीक है, लिख लोगे। चलो नेक्स्ट देखो, बताओ भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा होती है बताओ। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा की जाती है या किस संस्था के द्वारा होती है। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे बच्चों बताओ, आंसर लिखेंगे हम भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन का कार्य केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO, ठीक है, सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाता है।
इस कार्य में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन इसकी सहायता करती है। ठीक है, वर्तमान की बात करेंगे बच्चों, वर्तमान में CSO और NSSO का विलय होकर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय बन गया है जो राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। इसका मतलब हुआ बच्चों कि वर्तमान समय में ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना करता है वो कौन सी संस्था करता है, बताओ। तो आंसर में क्या लिखेंगे बच्चों, NSO। ठीक है, NSO इसे क्या कहते हैं बताओ, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। मतलब राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है वर्तमान समय। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, बताओ राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयां का वर्णन करें। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा बच्चों आपसे, राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन करें। देखो, राष्ट्रीय आय की गणना करने में अनेक कठिनाइयां का सामना करना पड़ता है। ठीक है, अनेक प्रकार की कठिनाइयां का सामना करना पड़ता है। उनमें से पहला क्या है बच्चों, देखो पहला है आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाइयां। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो सही आंकड़े ना मिलने पे राष्ट्र के विकास की वास्तविक स्थिति का पता नहीं चलता है। दूसरा क्या है बच्चों, दोहरी गणना की संभावना। देखो कभी कभी एक ही आय या उत्पाद को दो स्थान पे अंकित कर दिया जाता है, जिस कारण वास्तविक आय से क्या होता है, अधिक आय दिखने लगती है। तीसरा कठिनाई क्या है बच्चों, बताओ यहाँ पे, मूल्य के मापने में कठिनाई। ठीक है, मूल्य क्या लिखा हुआ बच्चों, बताओ, मूल्य के मापने में कठिनाई। तो इस तरीके से बच्चों क्या करोगे आप, इसका आंसर लिखोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। देखो, आय का गरीबी के साथ संबंध स्थापित करें। करा आपसे, आय का गरीबी के साथ संबंध स्थापित करें। क्या लिखेंगे बच्चों, बताओ। यहाँ पे लिखेंगे हम सभी, आय और गरीबी का प्रत्यक्ष संबंध है। कैसा संबंध है बताओ, डायरेक्ट यहाँ पे रिलेशन है, प्रत्यक्ष संबंध है। आय की कमी गरीबी का मुख्य कारण है। गरीबी का मुख्य कारण क्या है बताओ, आय की कमी। ठीक, कम आय वाले परिवार भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा तथा स्वास्थ्य जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जिससे उनका जीवन स्तर निम्न बना रहता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, दोहरी गणना से क्या अभिप्राय है बताओ। दोहरी गणना से क्या अभिप्राय है, तो दोहरी गणना की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों, बताओ। दोहरी गणना वह स्थिति है, दोहरी गणना वह स्थिति है जिसमें किसी वस्तु, सेवा या आय के मूल्य को राष्ट्रीय आय की गणना में एक से अधिक बार गिन लिया जाता है, जिससे राष्ट्रीय आय अधिक दिखाई देती। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, बताओ शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से आप क्या समझते हैं, बताओ। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से आप क्या समझते हैं। देखो, तो अगर बच्चों यहाँ पे हम शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो राष्ट्रीय उत्पादन में से कच्चे माल की कीमत, पूंजी की घिसावट एवं मरम्मत पर किए गए व्यय, कर एवं बीमा का व्यय घटा देने से जो बचता है उसे क्या कहते हैं, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं, या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन कहते हैं। एनएनपी कहा जाता है। एनएनपी बराबर क्या होता है बच्चों, बताओ। एनएनपी बराबर होता है जीएनपी, और माइनस में क्या होता है बच्चों, बताओ, मूल्यह्रास। ठीक है, एनएनपी बराबर क्या होता है, जीएनपी, और माइनस में क्या होता है, मूल्यह्रास होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में क्या अंतर है, बताओ। प्रति व्यक्ति आय
और राष्ट्रीय आय में क्या अंतर है बच्चों, बताओ आप सभी, इसका आंसर क्या होगा। बताओ, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में क्या अंतर है, तो क्या लिखेंगे बच्चों, बताओ। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में मुख्य अंतर देखो क्या है। राष्ट्रीय आय की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, यह पूरे देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य होती है। ठीक है। प्रति व्यक्ति आय देखो क्या है, जब राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है तो औसत आय प्राप्त होता है, और उसी औसत आय को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, बताओ, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अब है आपका यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। देखो, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन देखो आपका क्या है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने कब और किस उद्देश्य से राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया था। बताओ क्या लिखेंगे बच्चों, बताओ यहाँ पे। देखो तो हम सभी लिखेंगे, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने अगस्त 1949 में प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ था। ठीक है, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसके अध्यक्षता में की गई थी बच्चों, बताओ। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में। कब किया गया था, बताओ, 1949 ईस्वी। ठीक है, इस समिति के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था, देखो। तो इसका मुख्य उद्देश्य की बात करेंगे बच्चों तो क्या लिखेंगे, भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में अनुमान लगाना। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में अनुमान लगाना। इस समिति ने अप्रैल 1951 में अपनी प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ठीक है, इसमें सन 1948 और 49 का जो वित्तीय वर्ष था, ठीक है, के लिए देश की कुल राष्ट्रीय आय कितना था, बताओ, 8,650 करोड़ रुपए बताई गई, तथा प्रति व्यक्ति आय जो है वो कितना बताया गया था, 249 रुपया 90 पैसा बताई गई थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। दूसरा है, सन 1954 के बाद राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का संकलन करने के लिए सरकार ने केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना। ठीक है, मतलब अगर हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पे सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुआ था, तो आप आंसर में क्या लगाओगे, 1949 ईस्वी में। ठीक है, यह संस्था नियमित रूप से राष्ट्रीय आय के आंकड़े प्रकाशित करती है। लेकिन वर्तमान की बात करेंगे बच्चों तो वर्तमान में कौन करता है, राष्ट्रीय आय की गणना की बात करेंगे तो आप आंसर लगाओगे, बताओ क्या लगाओगे, NSO। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो। राष्ट्रीय आय की परिभाषा दे, इसकी गणना की प्रमुख विधि कौन कौन सी है, बताओ। देखो तो कह रहा बच्चों आपसे यहाँ पे, वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय आय की गणना अनेक प्रकार से की जाती है। पहला देखो क्या है, उत्पादन गणना विधि। उत्पादन गणना विधि में देखो क्या होता है, उत्पादन के योग द्वारा किए जाने वाले विधि को उत्पादन गणना विधि कहते हैं। ठीक है, दूसरा देखो आय गणना विधि। इसमें देखो क्या होता है, राष्ट्र के व्यक्तियों के आय के आधार पे राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधि को क्या कहते हैं, बताओ। विधि को आय गणना विधि कहा जाता है। तीसरा देखो क्या है, व्यय गणना विधि। इसमें क्या होता है, राष्ट्र के व्यक्तियों द्वारा किए गए व्यय के आधार पे की जाने वाली राष्ट्रीय आय की गणना को व्यय गणना विधि कहते हैं। ठीक, लिख लोगे। नेक्स्ट देखो, चौथा है मूल्य योग विधि। ठीक है, मूल्य योग विधि, इसमें क्या होता है, देखो उत्पादन की प्रत्येक अवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में
हुई वृद्धि के आधार पे की जाने वाली राष्ट्रीय आय की गणना को मूल्य योग विधि कहते हैं। ठीक है, मूल्य योग विधि कहते हैं। पांचवा देखो क्या है, व्यवसायिक गणना विधि। पांचवा क्या है, व्यवसायिक गणना विधि। व्यवसायिक संरचना के आधार पे, व्यवसायिक संरचना के आधार पे की जाने वाली राष्ट्रीय आय की गणना को क्या कहते हैं, व्यवसायिक गणना विधि कहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। चलो अगला बच्चों आपका, राष्ट्रीय आय में वृद्धि भारतीय विकास के लिए किस तरह से लाभप्रद है, वर्णन करें। तो क्या लिखेंगे बच्चों, बताओ। देखो, राष्ट्रीय आय में वृद्धि भारतीय विकास के लिए अत्यंत लाभप्रद है। इससे निवेश और उत्पादन बढ़ता है। इससे क्या बढ़ता है बताओ, निवेश और उत्पादन बढ़ता है, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं तथा गरीबी में कमी आती है। लोगों की आय बढ़ने से उनका जीवन स्तर भी क्या होता है बताओ, सुधरता है। साथ ही सरकार को अधिक कर राजस्व प्राप्त होता है। ठीक है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं के विकास पर अधिक खर्च किया जा सकता है। इस प्रकार राष्ट्रीय आय में वृद्धि देश को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, विकास में प्रति व्यक्ति आय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। बताओ, टिप्पणी लिखें, क्या लिखेंगे बच्चों बताएं। यहां पे देखो, प्रति व्यक्ति आय किसी देश के आर्थिक विकास, प्रति व्यक्ति आय जो है किसी भी देश के आर्थिक विकास और नागरिकों के जीवन स्तर का महत्वपूर्ण सूचक है। ठीक है, इसके बढ़ने से लोगों की क्रय शक्ति बढ़ती है, जिससे वे शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक सुविधाओं पर अधिक व्यय कर पाते हैं। साथ ही बचत और निवेश में वृद्धि होती है। इसमें वृद्धि होती है, बचत और निवेश में भी वृद्धि होती है, जिससे उत्पादन और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। इसलिए आर्थिक विकास के लिए प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि आवश्यक है। ठीक है, बताओ यहाँ पे, विकास के लिए प्रति व्यक्ति आय वृद्धि आवश्यक। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो। पांचवा देखो, कह रहा है बच्चों आपसे यहाँ पे, क्या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, क्या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि राष्ट्रीय आय को प्रभावित करती है, वर्णन करें। क्या लिखेंगे बच्चों बताओ, लिखेंगे यहाँ पे हाँ, प्रति व्यक्ति आय में, क्या लिखेंगे, हाँ, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि राष्ट्रीय आय को सीधे और सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। ठीक, जब लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है तो उनकी क्रय शक्ति बढ़ती है, जिससे वस्तुएं एवं सेवाओं की मांग में वृद्धि होती है। ठीक है, इस मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन, निवेश तथा रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और परिणाम स्वरूप देश की कुल राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है और आर्थिक विकास को क्या मिलती है बताओ, गति मिलती है। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो। चलो अब बच्चों यहाँ पे है बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन देखो आपका क्या है, यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन है बच्चों, आपसे कह रहा है अर्थव्यवस्था के संतुलन के लिए क्या आवश्यक है, बताइए। अर्थव्यवस्था के संतुलन के लिए क्या आवश्यक है, क्या बनेगा इसका आंसर बताओ। देखो, उपभोग बराबर निवेश। ठीक है, मतलब जितना उपभोग करेगा उतना ही निवेश करेगा। ठीक है, ये गलत है बच्चों, ये नहीं होगा। बचत बराबर निवेश, देखो सही आंसर क्या लगाओगे आप, ऑप्शन बी, बचत बराबर निवेश। मतलब आपका जो भी इनकम है, ठीक है, उसमें से क्या करो आप, उपभोग कर लो। ठीक है, और जो उपभोग करने के बाद बच गया, मतलब जो बचत है
उस बचत को क्या करो, निवेश करो, ठीक है, तब क्या रहेगा बच्चों बताओ, यहाँ पे अर्थव्यवस्था संतुलित रहेगी। तो राइट आंसर आप क्या लगाओगे, ऑप्शन बी लगाओगे, बचत बराबर निवेश। नेक्स्ट देखो, दोहरी गणना की समस्या का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, बताओ। दोहरी गणना की समस्या का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? वस्तु विनिमय से नहीं। वस्तु विनिमय का मतलब क्या हुआ, किसी वस्तु को देकर किसी वस्तु को लेना, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय नहीं, प्रति व्यक्ति आय में भी नहीं। राष्ट्रीय आय, बिल्कुल सही, राष्ट्रीय आय हो जाएगा बच्चों आपका। राइट आंसर क्या लगाओगे बच्चों आप यहाँ पे, ऑप्शन सी। दोहरी गणना की समस्या का संबंध किससे है, राष्ट्रीय आय से है, ठीक, ऑप्शन सी लगेगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, देश के सीमा के अंतर्गत क्या कर रहा है, देश के सीमा के अंतर्गत 1 वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को क्या कहते हैं बच्चों, बताओ क्या कहते हैं। तब बताओगे कि सर कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। क्या कहते हैं बच्चों, बताओ, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, बताओ मैक्लेगन समिति के गठन का उद्देश्य क्या था, बताओ। मैक्लेगन समिति के गठन का उद्देश्य क्या था बच्चों, बताओ। राइट आंसर बनेगा आपका यहाँ पे ऑप्शन बी, सहकारिता की समीक्षा करना। ऑप्शन बी बनेगा बच्चों आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, बताओ भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, बताओ। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है? अगर हम वर्तमान समय में बात करेंगे बच्चों यहाँ पे, ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति की बात करेंगे बच्चों, तो आंसर क्या लगाएंगे हम, सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, ठीक है। और स्वतंत्रता प्राप्ति की पहले की बात करेंगे तो आंसर में आप क्या लगाओगे, कृषि। लेकिन अभी राइट आंसर क्या बनेगा आपका, ऑप्शन सी होगा यहाँ पे, सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट देखो, बताओ सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, अभी बताएं, बताओ। सकल घरेलू उत्पाद में, ठीक है, किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है बच्चों, बताओ। प्राथमिक, तृतीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। हम बताएं बच्चों आपको, ठीक है, किस क्षेत्र, बताओ, सेवा क्षेत्र। और सेवा क्षेत्र बच्चों किसके अंतर्गत आता है, तो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक। तो राइट आंसर आप क्या लगाओगे, ऑप्शन बी बनेगा बच्चों आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी होगा, तृतीयक क्षेत्र, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, बताओ निम्नलिखित में से किसमें मूल्यह्रास का मान शामिल नहीं है, बताओ। बताओ बच्चों क्या बनेगा इसका आंसर, बताओ। देखो अगर यहाँ पे हम बात करेंगे बच्चों जीडीपी की, तो जीडीपी बराबर देखो क्या होता है, जीडीपी बराबर बच्चों आपका होगा यहाँ पे क्या होगा, एनडीपी, ठीक है, एनडीपी प्लस में मूल्यह्रास, मूल्यह्रास, ठीक है। आप सभी को पता है बच्चों यहाँ पे कि एनएनपी बराबर क्या होता है, बताओ। एनएनपी बराबर होता है बच्चों आपका यहाँ पे, बताओ क्या होता है, जीएनपी माइनस मूल्यह्रास, मूल्यह्रास, ठीक है। बताओ जीएनपी बराबर क्या होगा, तब बताओगे कि अगर हम जीएनपी की बात करेंगे तो जीएनपी बराबर हो जाएगा बच्चों आपका यहाँ पे, जीएनपी बराबर हो जाएगा एनएनपी, एनएनपी और प्लस में क्या होगा बच्चों, मूल्यह्रास, मूल्यह्रास। देखो आपसे क्वेश्चन क्या करा, बताओ, आपसे क्वेश्चन करा बच्चों यहाँ पे निम्नलिखित में से किसमें मूल्यह्रास का मान शामिल नहीं है, किसमें मूल्यह्रास का मान शामिल नहीं है। देखो जीडीपी में मूल्यह्रास प्लस में आ रहा है तो इसमें मूल्यह्रास शामिल है। देखो जीएनपी में भी मूल्यह्रास प्लस में लिखा हुआ है तो इसमें भी क्या है बताओ, मूल्यह्रास शामिल है। देखो एनएनपी बराबर क्या होता है, जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। मतलब बच्चों यहां से क्या हुआ कि एनएनपी में से, ठीक है, यहां से जो है मूल्यह्रास को निकाल दिया गया है, ठीक है,
जीएनपी में से मूल ह्रास को निकाला गया है तब क्या प्राप्त हुआ बताओ, एनएनपी प्राप्त हुआ है। तो इसमें बच्चों मूल ह्रास शामिल नहीं है, तो राइट आंसर आप क्या लगाओगे, ऑप्शन सी लगाओगे। क्या लगाओगे, ऑप्शन सी, एनएनपी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, निम्न में से किसमें मूल ह्रास का मूल्य शामिल है, इसमें किसमें शामिल है। देखो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे बच्चों एनडीपी, तो एनडीपी बराबर क्या होगा, कौन बताएगा बताओ, एनडीपी बराबर क्या होता है बताओ, क्या होता है बच्चों बताओ। एनडीपी की बात करेंगे तो एनडीपी बराबर क्या होगा बताओ, एनडीपी बराबर होता है बच्चों आपका यहाँ पे जीडीपी। ठीक है, जीडीपी और माइनस में क्या होता है, मूल्य ह्रास, मूल्य ह्रास। ठीक है, ठीक है। एनएनपी बराबर अभी बताएं आपको क्या होता है बच्चों बताओ, जीएनपी और माइनस में क्या होता है, मूल्य ह्रास, मूल्य ह्रास। ठीक है, जीडीपी बराबर क्या होता है, तो आप बताओगे कि सर जीडीपी की बात करेंगे तो जीडीपी बराबर होता है एनडीपी और प्लस में क्या होता है बच्चों आपका बताओ, मूल्य ह्रास होता है। क्या होता है, मूल्य ह्रास। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपसे क्या पूछ रहा है, निम्न में से किसमें मूल ह्रास का मूल्य शामिल है, मूल ह्रास का मूल्य शामिल है। देखो यहाँ पे मूल ह्रास निकाला गया है, यहाँ भी मूल ह्रास निकाल दिया गया है, लेकिन इसमें क्या किया गया बच्चों बताओ, मूल ह्रास को शामिल किया गया, प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब शामिल किया गया है। तो मूल ह्रास किस में शामिल है बताओ, यहाँ पे ऑप्शन सी में, जीडीपी में। ठीक है, जीडीपी में मूल्य ह्रास से शामिल होता है, तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका ऑप्शन सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो बताओ, 1949 में भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन थे बताओ, बताओ बच्चों इसका आंसर क्या बनेगा। ठीक है, इससे पहले बच्चों आपको बताए हैं कि राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष की बात करेंगे तो पीसी महालनोबिस। क्या होगा बच्चों बताओ, पीसी महालनोबिस। राइट आंसर बनेगा आपका क्या, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, गरीबी रेखा निर्धारण हेतु कैलोरी मापदंड किसके सुझाव पे निर्धारित किया गया था बताओ। तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन बी। ठीक है, लकड़वाला समिति के द्वारा। ठीक है, क्या लिखा हुआ बताओ यहाँ पे, लकड़वाला समिति के द्वारा। तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन बी। ठीक है, अगर हम कैलोरी मापदंड की बात करेंगे बच्चों, तो कैलोरी मापदंड की बात करेंगे तो इससे पहले वाली चैप्टर में बच्चों हमने आपको बताया है कि अगर शहरी की बात करेंगे, ठीक है, तो शहरी में कितना है बच्चों बताओ, 2100। ठीक है, अगर गांव की बात करेंगे बच्चों तो गांव में कितना है बच्चों बताओ, 2400। 2400। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पे बताओ, राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है बच्चों बताओ, प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है, प्रति व्यक्ति आय। तो ऑप्शन बनेगा आपका क्या, डी, प्रति व्यक्ति आय। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो बताओ, सन 2008-9 का अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना था बताओ। देखो अगर बच्चों यहाँ पे हम बात करेंगे सन 2008 और 9 की बात करेंगे तो आपको याद रखना है यहाँ पे आंसर बनेगा बच्चों आपका 25,494 रुपया। ठीक है, ये कब की बात है, 2008 और 9 के वित्तीय वर्ष के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम बच्चों यहाँ पे बात करेंगे आपके साथ 2005 और 6 की बात करेंगे तो आपको याद रखना बच्चों यहाँ पे क्या होगा, 6,610 रुपया, 6,610 रुपया 2005 और 6 के वित्तीय वर्ष में। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, 8-9 पूछा है, तो राइट आंसर आप क्या लगाओगे बच्चों बताओ, ऑप्शन बी। क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो बताओ, स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था थी बताओ, स्वतंत्रता पूर्व बताओ, आजादी के पहले की बात की जा रहा है बच्चों, तो आप क्या बताओगे आंसर, कृषि प्रधान। ठीक है,
कृषि प्रधान। नेक्स्ट देखो, अर्थव्यवस्था का प्रकार होते हैं, बताओ। अर्थव्यवस्था की प्रकार की बात करेंगे बच्चों तो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, स्वामित्व और, ठीक है, स्वामित्व और नियंत्रण के आधार पे 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है। पहला होता है बच्चों आपका, क्या बताओ? पहला होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, दूसरा क्या होता है बच्चों बताओ यहाँ पे? पूंजीवादी हो गया। फिर क्या होता है बच्चों बताओ? समाजवादी हो गया, समाजवादी अर्थव्यवस्था हो गया। फिर क्या होता है बच्चों बताओ यहाँ पे? मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है बच्चों बताओ? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसे ये बताओ? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो स्वामित्व के आधार की बात करेगा बच्चों, स्वामित्व के आधार पे करेगा बात, तो अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के हो जाएंगी? 3 प्रकार के हो जाएंगे। ऑप्शन बी लगाओगे आप राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या किया है बताओ? दोहन किया है, पोषण किया है? पोषण तो बिल्कुल नहीं किया है, ठीक है। दोहन किया है, सही है। शोषण भी किया है, ये भी सही है, ठीक है। तो राइट आंसर लगाओगे आप ऑप्शन बी, इनमें से ए एवं सी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है बताओ? बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय अधिक है? तो आप बताओगे बच्चों यहाँ पे पटना। और सबसे कम किसका है बताओ? शिवहर का। सबसे कम, सबसे कम शिवहर का, और सबसे अधिक बच्चों किसका है? पटना का। तो राइट आंसर ए होगा आपका, पटना। नेक्स्ट देखो, आर्थिक एवं मौद्रिक विकास एक दूसरे के हैं, बताओ। आर्थिक एवं मौद्रिक विकास की बात करते हैं बच्चों तो एक दूसरे को क्या है? पूरक है, ठीक है, एक दूसरे के पूरक हैं। नेक्स्ट देखो, सतत विकास है, बताओ। सतत विकास का मतलब क्या होता है बताओ? क्या सतत विकास का मतलब होता है अपने तथा आने वाली संतति का भी ख्याल रखना, मतलब अपने संसाधन को इस तरीके से यूज करना, ठीक है, आवश्यकताओं को इस प्रकार से यूज करना, ठीक है, ताकि आने वाले पीढ़ी भी इसको क्या कर सके बताओ? यूज कर सके, ठीक। तो केवल अपना बिल्कुल नहीं, केवल दूसरे को नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। नहीं, आंसर क्या होगा बच्चों यहाँ पे? ऑप्शन ही हो जाएगा, अपने तथा आने वाली संतति, मतलब आने वाले पीढ़ी को भी क्या करना है? हमें ध्यान में रखते हुए अपनी आवश्यकताओं की चीजों को यूज करना है, ठीक। तो राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट देखो, आय एक पारिश्रमिक है जिसे कोई अपने कार्य के बदले पाता है, बताओ। देखो, तो हमें पारिश्रमिक के रूप में बच्चों जो क्या मिलता है बताओ? इनकम होता है, जो आय प्राप्त होता है, या तो हम मानसिक रूप से वर्क करें, या फिर शारीरिक रूप से वर्क करें, या फिर बौद्धिक रूप से वर्क करें, ठीक है। तीनों रूप से बच्चों हमें वर्क करने पे क्या मिलता है बताओ? जो पारिश्रमिक मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आय कहते हैं। तो राइट आंसर आप क्या लगाओगे? ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों। नेक्स्ट देखो, श्रम का पारिश्रमिक क्या होता है बताओ? जब हम मेहनत करते हैं, श्रम करते हैं, जब हम श्रम करते हैं तो हमें पारिश्रमिक के रूप में क्या मिलता है? ब्याज मिलता है, लगान मिलता है, या फिर लाभ मिलता है, या फिर मजदूरी मिलता है। तो राइट आंसर बच्चों आपका होगा मजदूरी, ठीक है, मजदूरी होगा। लगान देखो कब मिलता है? भूमि के केस में। लाभ कब मिलता है बताओ? उद्यमी के केस में, ठीक है। लाभ कब मिलता है? उद्यमी के केस में, और लगान भूमि के केस में, ठीक। चलो नेक्स्ट देखो, पूंजी का पारिश्रमिक क्या होता है बताओ? देखो, तो पूंजी की पारिश्रमिक की बात करेंगे बच्चों तो आपका ब्याज हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, गरीबी गरीबी को जन्म देती है, बताओ। गरीबी जो है, गरीबी को जन्म देती है, यह कथन किसका है? बताओ, ये कथन किसका है बच्चों बताओ? रैगनर नर्स का, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी बनेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखो,
कुल उत्पादन एवं उत्पादन में किए गए खर्च के अंतर क्या कहलाता है? बताओ बताओ बच्चों यहाँ पे। कुल उत्पादन एवं उत्पादन में किए गए खर्च के अंतर क्या कहलाता है? प्रति व्यक्ति आय नहीं, सकल घरेलू उत्पाद नहीं, कुल घरेलू उत्पाद नहीं, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रीय आय समतुल होता है। बताओ राष्ट्रीय आय किसके बराबर होगा? बताओ किसके समतुल होगा? बताओ क्या होगा आंसर? बताओ उपभोग व्यय एवं विनियोग के योग के बराबर, उपभोग व्यय तथा विनियोग के गुणनफल के बराबर। ठीक है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे गुणनफल की बात किया जा रहा है। ठीक है, उपभोग व्यय एवं विनियोग के अंतर, ये भी नहीं होगा। ठीक है, उपभोग व्यय तथा विनियोग के भाग के बराबर, ये भी नहीं होगा आंसर। ठीक है, आंसर क्या होगा बच्चों आपका यहाँ पे? उपभोग व्यय एवं विनियोग, विनियोग का मतलब क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट, निवेश के योग के बराबर होता है। तो राइट आंसर क्या बनेगा बच्चों आपका यहाँ पे? ऑप्शन ए बनेगा। नेक्स्ट देखो, भारत की सर्वप्रथम अनुमानित प्रति व्यक्ति आय क्या थी? बताओ सबसे पहली अनुमानित प्रति व्यक्ति की बात करेंगे, प्रति व्यक्ति आय की बात करेंगे बच्चों, तो कितना था? 20 रुपये था। कितना? 20 रुपये। नेक्स्ट देखो, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? बताओ केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की बात करेंगे बच्चों, तो कब हुआ था? बताओ 1954 में। ऑप्शन बी बनेगा राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट देखो, बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? बताओ सबसे अधिक की बात करेंगे बच्चों, सबसे अधिक की बात करेंगे तो क्या होगा? बताओ पटना होगा, और सबसे कम शिवहर। ठीक, y इज इक्वल टू सी प्लस आई फॉर्मूले का प्रतिपादन किसने किया था? बताओ सबको पता होगा किसने किया था बच्चों? बताओ प्रोफेसर केन्स ने। ऑप्शन ए बनेगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य में जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? बताओ आय विधि, व्यय विधि, मूल्य योग विधि, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या कर रहा है बच्चों यहाँ पे? निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य में जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? बता मूल्य योग विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल्य योग विधि। ऑप्शन सी बनेगा आपका राइट आंसर। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? बताओ किसने लिखी बच्चों? बताओ। तो राइट आंसर बनेगा आपका यहाँ पे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बताओ वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? बताओ सिंपल, यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय? बिल्कुल नहीं। औसत आय? बिल्कुल नहीं। राष्ट्रीय आय? यस राष्ट्रीय आय। देखो प्रति व्यक्ति आय फिर औसत आय बच्चों करीब करीब सेम ही है, करीब करीब क्या बताओ? सेम ही है। प्रति व्यक्ति आय कह लो या फिर औसत आय कह लो, सेम ही चीज है। तो राइट आंसर बनेगा आपका क्या? ऑप्शन सी बनेगा राष्ट्रीय आय। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? बताओ आय माइनस उपभोग, इनकम माइनस कंजम्पशन बराबर क्या होता है बच्चों? सेविंग। मतलब क्या होगा? बचत होगा। ठीक है, तो राइट आंसर आप लगाओगे ऑप्शन बी बचत। नेक्स्ट देखो, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? बताओ सबसे ज्यादा किस क्षेत्र का योगदान है बच्चों? यहाँ पे सेवा क्षेत्र का।
ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में कौन हमारे सहन निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? बताओ, हमारा जो रहन सहन है बच्चों किससे प्रभावित होगा? बताओ, राजकोषीय आय से? बिल्कुल नहीं। राजकोषीय आय से किसी व्यक्ति का रहन सहन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, वो किस पे इफेक्ट डालेगा? बताओ, किसी राज्य पे इफेक्ट डालेगा। ठीक, राष्ट्रीय आय से भी हमारा रहन सहन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये पूरे राष्ट्र पे इफेक्ट डाल सकता है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय, राइट आंसर क्या बनेगा बच्चों आपका? ऑप्शन सी बनेगा, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय ही क्या करेगा बच्चों? हमारे रहन सहन पे इफेक्ट डालेगा। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति का प्रति व्यक्ति आय अच्छा है तो उसका रहन सहन, ठीक है, उसका खान पान, उसका स्वास्थ्य, उसका शिक्षा, सब कुछ क्या होगा बताओ? अच्छा होगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का प्रति व्यक्ति आय कम है, ठीक है, तो उसका रहन सहन या मत फिर बोल सकते हैं रहने सहने का जो तौर तरीका है बच्चों वो निम्न स्तर का होगा। ठीक है, तो राइट आंसर आप लगाओगे यहाँ पे ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? बताओ, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? बताओ, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? ऑप्शन में बच्चों देखो क्या दिया गया है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। ठीक है, बी में है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी है वित्त विभाग, डी है राष्ट्रीय विकास परिषद। देखो बच्चों, अगर यहाँ पे इसमें ऑप्शन अगर होता NSO का, मतलब राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का, ठीक है, तब ऑप्शन हम क्या लगाते? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। लेकिन बच्चों यहाँ पे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तब हम आंसर क्या लगाएंगे? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन में बच्चों यहाँ पे क्या रहता है? NSO। ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, तब आंसर होता है ए वाला। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में NAS नहीं दिया हुआ है, तो राइट आंसर आप क्या लगाओगे? ऑप्शन ए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नेक्स्ट देखो, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? बताओ, भारत में वित्तीय वर्ष की बात करेंगे बच्चों तो आपको याद रखना है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, 31 मार्च तक। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बताओ, भारत में सबसे ज्यादा अगर हम प्रति व्यक्ति आय की बात करेंगे बच्चों तो सबसे ज्यादा किसका होगा? गोवा का। ठीक है, गोवा का लगभग बच्चों यहाँ पे 7 लाख प्रति व्यक्ति आय है। सबसे कम की बात करेंगे बच्चों तो बिहार का होगा, जो कि 75 या 76 हजार प्रति व्यक्ति आय यहाँ पे है। 75 या 76 हजार, खास शायद ऐसा ही है। ठीक है, लेकिन सबसे अधिक की बात करेंगे तो क्या होगा? गोवा हो जाएगा, लगभग 7 लाख से ऊपर है इसका। ठीक, नेक्स्ट देखो, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? बताओ, सरकार की आय? बिल्कुल नहीं। सार्वजनिक उपक्रमों की आय? पारिवारिक आय? बिल्कुल नहीं। सार्वजनिक उपक्रमों की नहीं, सिर्फ सार्वजनिक का नहीं होगा यहाँ पे। उत्पादन के साधनों की आय? बिल्कुल सही है। उत्पादन के साधनों की आय को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट देखो, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? बताओ, देखो तो अगर यहाँ पे हम बात करेंगे बच्चों, यहाँ पे आयकर हो गया है आपका, ये हो गया आपका डायरेक्ट टैक्स, मतलब प्रत्यक्ष कर हो गया यहाँ पे। ठीक है, उत्पाद कर और बिक्री कर की बात करेंगे बच्चों तो दोनों जो है आपका यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है। तो आपसे यहाँ पे क्या कर रहा है? प्रत्यक्ष कर। तो इनकम टैक्स जो होता है बच्चों, आयकर जो होता है वो क्या है? प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? बताओ, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? बताओ। देखो बच्चों, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे
प्रथम औद्योगिक नीति की, तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका 6 अप्रैल 1948 ईस्वी। ठीक है, लेकिन बच्चों यहाँ पे ऑप्शन में 1948 ईस्वी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो राइट आंसर बच्चों हम लगाएंगे यहाँ पे ऑप्शन ए 49। क्या लगाएंगे? ऑप्शन ए लगाएंगे 1949। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पीसीआई का अभिप्राय क्या बताओ? पीसीआई का अभिप्राय, तो पीसीआई का अभिप्राय की बात करेंगे बच्चों तो क्या होता है? पी से पर, सी से कैपिटा और ई से आई से क्या होता है? इनकम। आई से क्या होता है? इनकम। तो क्या होगा? पर कैपिटा इनकम, मतलब क्या हुआ? प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट देखो, देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है बच्चों? बताओ। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद या फिर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद? क्या बनेगा बच्चों इसका आंसर? आप सभी को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। ठीक है, ठीक, चलो नेक्स्ट देखो, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया है? बताओ, किसका गठन किया गया है? बताओ, इसका भी आंसर बच्चों क्या करना है आपको? कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, क्या बनेगा इसका आंसर? चलो नेक्स्ट देखो, निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है? बताओ, किस देश की मुद्रा रुपया है? देखो, तो भारत का भी मुद्रा क्या है? भारतीय रुपया, नेपाल का भी नेपाली रुपया और पाकिस्तान का क्या है? पाकिस्तानी रुपया। तो तीनों देश का मुद्रा क्या बच्चों? रुपया है, इसलिए राइट आंसर आप क्या लगाओगे? ऑप्शन डी लगाओ। क्या लगाओगे? ऑप्शन डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। चलो, तो आज के लेक्चर को बच्चों यहीं पे हम लोग क्या करते हैं? लास्ट करते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन नंबर 48 है बच्चों आपका, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। ठीक।